नमस्कार, स्वागत है आपका पावर ब्रेकफास्ट में। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आज एक्सपायरी का दिन है। किन स्तरों पर हो सकती है एक्सपायरी, ये होगा आज का बड़ा सवाल। वहीं अगले आधे घंटे में हम बात करेंगे कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत देखने को मिल रहे हैं और खबरों के दम पर और नतीजे के दम पर आज कहां एक्शन देखने को मिल रहा है ये भी समझेंगे। तो पावर पैक रहने वाला है अगला आधा घंटा। और इस वक्त सबसे पहले नजर डाल लेते हैं एशियाई बाजारों पर। जो शुरुआत इस वक्त देखने को मिल रही है वो सपाट है। हैंग सेंग की बात करेंगे तो करीब करीब आधा % ऊपर है। निक्केई के बाजार सपाट है और एसजीएक्स निफ्टी की भी करीब हल्के लाल निशान में है, लेकिन सपाट ओपनिंग यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो ये तो शुरुआत हुई एशियाई बाजारों की, लेकिन फटाफट से समझ लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह के संकेत मिल रहे हैं। और कल यूएस फेड की पॉलिसी भी आई है, क्या कुछ आउटकम आया है वहां से, ये भी जान लेते हैं। ये सभी डिटेल्स लेकर दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपांशु, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। ठीक ठाक संकेत आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल बाजारों का सवाल है। हल्की सी गिरावट है बट ज्यादा कुछ बदलाव नहीं है। कल शाम जो यूएस फेड पॉलिसी आई उस पर भी मार्केट्स ने ज्यादा रिएक्ट नहीं करा क्योंकि कोई बड़ा बदलाव एक्सपेक्टेड नहीं था और फेड ने कोई ऐसा बड़ा फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट भी नहीं दिया है, तो किसी भी तरह का रिएक्शन फेड पॉलिसी का नहीं हुआ। बट जल्दी से बता देता हूं कि फेड पॉलिसी में क्या क्या आया है। इंटरेस्ट दरों में कोई बदलाव नहीं है, 0 से 0.25% की रेंज में ही रहने वाली है और फेड जैसे लगातार कह रही है कि जब तक इकोनॉमी स्टेबल नहीं हो जाती तब तक इसी रेंज पर रहेंगी। इसके अलावा जो एसेट खरीदारी बॉन्ड परचेज प्रोग्राम चल रहा है वो भी वैसा का वैसा ही चलता रहेगा, वहां पर भी कोई बदलाव नहीं है। लिक्विडिटी के जो मेजर्स थे वो 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दिए गए हैं और कल ऑलरेडी हमने बताया था कि जो बाकी लेंडिंग और क्रेडिट फैसिलिटीज हैं वो भी इस साल के अंत तक बढ़ा दी गई हैं। इसके अलावा जहां तक आउटलुक की बात है, इकोनॉमी पर कोई आउटलुक नहीं आया, पर फेड का ये जरूर कहना था कि पिछले कुछ महीने में आर्थिक स्थिति में सुधार जरूर देखा गया है। हालांकि स्थिति अभी वैसी नहीं है जैसी प्री कोरोना थी, उसको आने में अभी भी और टाइम लग सकता है। आगे जाकर जितनी भी रिकवरी या फिर जितना भी और सुधार होगा इकोनॉमी में वो सिर्फ और सिर्फ कोरोना को कंट्रोल करने पर डिपेंडेंट है। तो कोरोना को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है अगर यूएस इकोनॉमी को यहां से और सुधारना है। ये की टेक अवे है जहां तक फेड पॉलिसी का सवाल है। इसके अलावा अगर आप कल शाम अमेरिकी बाजारों को एक्शन देखें तो जैसे कि मैंने कहा, फेड पॉलिसी पर कोई रिएक्शन नहीं आया। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में रिबाउंड आया, उसके चलते चलते हमने देखा कि बाजारों में तेजी थी। डाउ लगभग 160 अंक ऊपर था, नैस्डैक 1.25% से ज्यादा की तेजी दिखा रहा था। दिग्गज आईटी स्टॉक्स में खरीदारी आई। एंटी ट्रस्ट मामले में सुनवाई हुई, उसका भी बाजार पर कोई रिएक्शन नहीं आया, बल्कि एक तरह से थोड़ा सा पॉजिटिव रिएक्शन ही आया। नतीजों के दम पर कुछ स्टॉक्स में एक्शन जरूर रहा। दिग्गज स्टॉक्स जीई और बोइंग दोनों में गिरावट आई नतीजों के दम पर। वहीं स्टारबक्स और चिप मेकर एएमडी इन दोनों में अच्छी तेजी आई है। जहां तक आज की बात करें, आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है मार्केट्स के लिए, यूएस मार्केट्स के लिए और ग्लोबल मार्केट्स के लिए, क्योंकि एप्पल, अल्फाबेट, अमेजॉन और फेसबुक इन चारों दिग्गज आईटी कंपनीज के आज नतीजे आने वाले हैं और इनका कंबाइंड मार्केट कैपिटलाइजेशन $5 ट्रिलियन है। तो आप देख सकते हैं कि कितने अहम रहेंगे और इन नतीजों पर रिएक्शन बाजार में वॉलेटिलिटी जरूर दिखा सकता है दोनों तरफ की। इसके अलावा आज यूएस के Q2 जीडीपी का डेटा आने वाला है और कई यूरोपीय देशों के Q2 जीडीपी का डेटा भी आने वाला है, तो उसके चलते चलते भी बाजार पर रिएक्शन आ सकता है। यूएस जीडीपी में 35% कॉन्ट्रैक्शन का अनुमान है और हर हफ्ते की तरह यूएस के साप्ताहिक बेरोजगारी दावे भी आने वाले हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट डे है जहां तक ग्लोबल इवेंट्स का सवाल है। इसके अलावा अगर आप देखें तो यूरोप के बाजार मिले जुले रहे। सोने ने एक बार फिर से नया रिकॉर्ड सर्च हुआ इंटरनेशनल मार्केट्स में और अमेरिकी भंडार गिरने से कच्चे तेल को थोड़ा सहारा कल शाम जरूर मिलते हुए दिखा। ओके, तो कच्चे तेल को सहारा है, सोने ने नया रिकॉर्ड बनाया है और यूएस मार्केट से काफी सारे ट्रिगर्स हैं जहां पर कि हमें नजर रखनी है। लेकिन दीपांशु, इसके अलावा कोरोना को लेकर किस तरह के अपडेट्स अभी आ रहे हैं? कोरोना को लेकर कोई भी अच्छी खबर नहीं है। मैं रोज ढूंढता हूं कुछ अच्छी खबर मिल जाए, पर नहीं है। और कल अगर आप बात करें तो रिकॉर्ड 2,80,000 नए मामले सामने आए और 6,650 लोगों की मौत हुई, जो पिछले कुछ दिनों में देखें तो काफी हायर लेवल पर है। यूएस में कल 63,000 नए मामले सामने आए और 1,300 लोगों की मौत हुई। पर ब्राजील पर नजर डालिए, पहली बार यहां पर 70,000 से ज्यादा नए मामले आए हैं, तो एक नया रिकॉर्ड लगा है मामलों में जहां तक ब्राजील और भारत का सवाल है। ब्राजील में 70,000 नए मामले और 1,550 लोगों की मौत हुई है और अब वहां पर 25.5 लाख लोग संक्रमित हैं और मरने वालों की संख्या अब वहां पर 90,000 के पार है। भारत की बात करें तो कल रिकॉर्ड 52,000 से ज्यादा नए मामले सामने भारत में आए हैं और 780 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों की संख्या अब
अब 35,000 के पार है भारत में। एक अच्छी बात है कि रिकवरी अच्छी हो रही है भारत में। अब रिकवर हुए लोग 10 लाख के पार हैं, पर जो संक्रमित लोग हैं, जो एक्टिव केसेस हैं इस समय, वो भी 5.25 लाख के करीब हैं। महाराष्ट्र के मामले अब 4 लाख के पार हो गए हैं और एक दिन की गिरावट के बाद मुंबई के नए मामलों में फिर से उछाल दिखा है। 1100 नए मामले मुंबई में भी सामने आते हुए दिखे हैं। इसके अलावा अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई, जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी आपने हेडलाइंस में दे दी थी। वहां पर भी नजर रखनी पड़ेगी कि किस तरह से अब उसका इम्पैक्ट होता है जहां तक कोरोना के मामलों का सवाल है। बिल्कुल, तो अनलॉक 3 की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया दीपांशु ये सारी डिटेल्स देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और भारतीय बाजार आज कैसे हो सकता है ये भी समझेंगे, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं कि कल संस्थागत निवेशकों की तरफ से किस तरह के आंकड़े थे। कल कैश मार्केट में देखें तो एफआईआईज ने बिकवाली की है, 353 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर कैश मार्केट में देखने को मिली है। घरेलू निवेशक जो थे डीआईआईज, उन्होंने भी बिकवाली की, 506 करोड़ की बिकवाली यहाँ पर कैश मार्केट में देखने को मिली। और वायदा बाजार में भी बिकवाली हुई है, 575 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज की तरफ से देखने को मिली। तो आंकड़े बिकवाली के ही थे। तो इन सभी संकेतों को आज के लिए कैसे समझना चाहिए, इसका भी रुख करेंगे। लेकिन सबसे पहले आज निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, जुलाई वायदा सीरीज की एक्सपायरी होने वाली है। तो पोल क्या कह रहे हैं, इस पर हमने एक्सपर्ट से भी जानकारी मांगी और ये सारी डिटेल्स लेकर अब आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग। बताइए पोल के मुताबिक आज एक्सपायरी कहाँ देखने को मिल सकती है? देखिए, हैरत की बात है पूजा, कल जानकारों से बाद में जब हमने रिव्यू लिया, कल तक जब हमने आपको दोपहर को एक्सपायरी पोल बताया, तब तक तेजी का व्यू था ज़्यादातर जानकारों का। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि बाजार में आखिरी 1 घंटे में तेज बिकवाली देखने को मिली और 11,200 के भी नीचे निफ्टी फिसला। लेकिन कल जब देर रात मैंने जानकारों से बात की, तो कहीं न कहीं एक भरोसा बरकरार देखने को मिला। जानकार ये मान रहे हैं कि एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, जिसके चलते आप देखिए करीब 57% बाजार के जानकार ये मान रहे हैं कि 11,300 एक बार फिर से अटेम्प्ट हो सकता है। हालाँकि 11,300 को बहुत ही स्टिफ रेजिस्टेंस माना बताया जा रहा है। इसके पार जाने की थोड़ी संभावना कम नज़र आ रही है। लेकिन जानकार ये भी कह रहे हैं कि 11,300 11,350 अगर पार हो गया तो आपको तेज़ी और देखने को मिल सकती है। यानी 24% बाज़ार के जानकारों का भरोसा ये भी है कि 11,350 के पार भी निफ्टी जा सकता है। फिलहाल अगर आप देखें तो अब एक 11,000 को ही आप एक लॉजिकल सपोर्ट मानेंगे, जिसके चलते केवल 19% बाज़ार के जानकार ये मान रहे हैं कि 11,100 से लेके 11,200 के बीच में एक्सपायरी हो सकती है। 11,000 के नीचे फिलहाल बाजार को कोई नहीं दिख रहा है। निफ्टी बैंक के आंकड़े अगर आप देखें तो कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग नज़र आते हैं, क्योंकि एक आम राय सी बनी हुई है। देखिए आप करीब 21,900 से लेके 22,200 यहाँ पर 43% बाजार के जानकारों का भरोसा है, मान रहे हैं यहाँ पर एक्सपायरी होगी। अगर 22,400 22,500 डिसाइसिवली पार होता है, मोमेंटम के साथ पार होता है, तब कहीं न कहीं आपको एक शॉर्ट कवरिंग की गुंजाइश नज़र आएगी, जिसके चलते करीब 48% बाज़ार के जानकार ये मान रहे हैं कि 22,200 से लेके 22,500 के बीच में भी एक्सपायरी हो सकती है। 21,500 के आसपास एक सपोर्ट बताया जा रहा है, यानी 21,600 से लेके 21,900 यहाँ पर केवल 9% संभावना है यहाँ पर एक्सपायरी होगी। कुल मिलाकर देखा जाएगा तो जानकारों को जो है एक माइल्डली बुलिश नज़रिया सामने आ रहा है। ओके, तो माइंडली बुलिश नजरिया यहाँ पर सामने निकल कर आ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष सारी डिटेल्स देने के लिए। और देखिए पोल में जो रियल टाइम अपडेट देने की जरूरत है वो भी हम आपको देते रहेंगे। यहाँ पर कल हमने जो पोल कराया था उससे राय आज थोड़ी बटी हुई है, क्योंकि जानकारों से लगातार हमारी बाजार के मूवमेंट को लेकर बात हो रही है। तो यहाँ पर कुछ भी अपडेट होगा वो हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन तमाम संकेतों को आज के लिए कैसे पढ़ना चाहिए भारतीय बाजारों के लिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी के स्तर का आज कौन से अहम होंगे, ये भी समझ लेते हैं। और रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, जहां हम हर रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल सर, गुड मॉर्निंग। बताइए आज निफ्टी और बैंक निफ्टी आज के लिए अहम स्तर कौन से होंगे एक्सपायरी को देखते हुए, और जो भी पोल का डिटेल्स और ग्लोबल मार्केट के संकेत जो भी हमने बात की उन सभी को देखते हुए आज के लिए स्तर कौन से इंपॉर्टेंट होंगे? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए संकेत काफी बेहतर हैं कल के मुकाबले में आज। और अगर आप देखें तो भारतीय बाजार कल जब बंद हुए तो इतनी तेजी की उम्मीद नहीं थी अमेरिकी बाजारों में, तो काफी बेहतर तेजी हुई है अमेरिकी बाजारों में, उसका फायदा मिलेगा। और डाउ फ्यूचर्स भी सपाट ट्रेड कर रहे हैं। देखते हैं बाकी एशियाई बाजारों में शुरुआती कारोबार किस तरह का रहता है, लेकिन शुरुआत करने के लिए एक्सपायरी के दिन संकेत ठीक है, कहीं कोई बुरे नहीं की जिससे कि आपका मूड खराब हो। हाँ, कल थोड़ी सी वॉलेटिलिटी देखी, उससे जरूर बाजारों पर असर पड़ता हुआ दिखा है, लेकिन आज अब उसके बाद मुझे लगता है कि शुरुआत हल्की सी पॉजिटिव होनी चाहिए। और ऊपरी स्तरों पर अगर आप देखें तो 11,300 11,350
ये ऊपरी स्तरों की रेंज है जहां पर बाजार जाने की कोशिश कर सकता है, और नीचे 11,050, 11,150 अब मजबूत सपोर्ट का काम करेगा निफ्टी पर। तो ये रेंज है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 21,800, 21,900 ये मजबूत सपोर्ट जोन है, यहाँ पर बाजार रुकने चाहिए। अगर ये रेंज किसी वजह से टूटी तो फिर 21,600 तक की जगह बनती है, हालांकि संभावना कम है। 22,300, 22,500 बैंक निफ्टी पर ऊपरी रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख सकती है। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव साइड पर ही है। कल जरूर रिलायंस की वजह से और जो आखिरी 1 घंटे में निफ्टी ने थोड़ा सा झटका दिया, उसको लेकर थोड़ी सी ट्रेडर्स में चिंता है, तो थोड़े वोलेटाइल ट्रेड्स रह सकते हैं, और स्पेशली 11,300 के लेवल पर नजर रखनी चाहिए। वो बड़ी रुकावट का लेवल है, उसके ऊपर निकल कर टिके तो एग्रेसिव शॉर्ट कवरिंग आएगी, और अगर 11,200 के नीचे ट्रेड करना शुरू किया तो थोड़ी सी पोजीशन कम होने का खतरा है। तो ब्रॉडली रेंज 11,200, 11,300 है। इसके बाहर किसी तरफ निकले तो 50 से 75 पॉइंट का एक एडिशनल मूव ले लीजिए। बिल्कुल। तो 11,200 से 11,300 ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है निफ्टी, और 21,800 से 21,900 ये एक इम्पॉर्टेंट रेंज है बैंक निफ्टी के लिए, जहां पर कि आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये रणनीति बताने के लिए। तो ये तो रणनीति हो गई बाजार की, और ग्लोबल मार्केट से भी किस तरह के संकेत मिल रहे हैं इसका भी हमने पूरा जायजा लिया। लेकिन आज खबरों के दम पर और नतीजों के चलते कहाँ एक्शन देखने को मिल रहा है ये भी समझ लेते हैं। ये बताने के लिए देवांशी हम हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। आज देखिए, सबसे पहले अगर ट्रिगर्स की बात करें तो सबसे पहले आज एनसीसी, जस्ट डायल, इन दोनों स्टॉक्स पर आप क्लोजली वॉच करें, क्योंकि वायदा बाजार में आज इन दोनों का आखिरी दिन है। अगस्त सीरीज से ये वायदा बाजार से बाहर हो जाएंगे। वेदांता, इस पर भी नजर रखिए। सारे इंडाइसिस में आज इसका आखिरी दिन है, कल से इफेक्टिव होगा, जहां पे HDFC लाइफ इसको रिप्लेस कर देगा निफ्टी में, तो इस पर भी नजर रखनी होगी, और HDFC लाइफ पर भी। गेटवे डिस्ट्रिक्ट पार्क का राइट इश्यू, जो राइट इश्यू है वो 30 अगस्त तक खुला रहेगा। आज से शुरू होता हुआ दिख रहा है ये राइट इश्यू। हर 27 शेयरों पे 4 राइट इश्यू आप एंटाइटल्ड होंगे, और साथ ही जो इश्यू प्राइस है वो 72 रुपीज प्रति शेयर के भाव पर है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस का जो राइट इश्यू है वो अब तक चलता आ रहा है, और आज ये बंद होता हुआ दिखेगा। आज इसका आखिरी दिन है। 1500 करोड़ का ये राइट इश्यू है, तो इस पर भी आप नजर रखें। इंटरग्लोब एविएशन की जो आज बोर्ड की बैठक होने वाली है, पूंजी जुटाने पर QIP और साथ ही डेट के जरिए पूंजी जुटाने पर बोर्ड की बैठक होने वाली है। माइंडस्पेस बिजनेस पार्क्स IPO, इस पर आप नजर रखें। कल इसका आखिरी दिन था और कल इसको शानदार रिस्पांस मिलता हुआ दिखा है। इस IPO को 13 गुना ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखा है। जो QIB का हिस्सा है वो करीब 11.25 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ है, और जो NII हिस्सा है वो करीब 16.25 गुना ये सब्सक्राइब होता हुआ दिखा था। नतीजों के लिहाज से भारतीय एयरटेल पर नजर रखें, जहां पे जो नतीजे हैं वो अनुमान से हल्के से बेहतर जरूर आते हुए दिखे हैं, लेकिन इसका लॉस आता हुआ दिखा है, क्योंकि कंपनी जो प्रोविजनिंग है वो काफी ज्यादा की, और इसी के चलते आप देखिए जो लॉस है वो करीब 15,933 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। आय इस बार करीब 1% से बढ़ती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफे में 4.5% तक की बढ़त आती हुई दिखी है तिमाही आधार पर, और साथ ही जो मार्जिन है वो 44.4% पे आते हुए दिखे, 43% से बढ़कर। एवरेज रेवेन्यू पर यूजर, इसमें भी बढ़त होती हुई दिखी है, जो कि पॉजिटिव ट्रिगर है। 2% तक की बढ़त है, 157 पर पहुंचता हुआ दिखा है। इसके अलावा कंपनी को एक्सेप्शनल घाटा भी होता हुआ दिखा है इस बार, करीब 11,745 करोड़ का। तो अगर आप एडजस्ट करते हैं तो इस बार जो लॉस है वो इतना ज्यादा नहीं दिख रहा है तिमाही आधार पर। TVS मोटर्स, इसके भी नतीजे आते हुए दिखे हैं। मुनाफे से घाटे में आती हुई दिखी है कंपनी, जो कि अनुमान भी था। इस बार जो आय है करीब 68% तक की गिरावट हमने देखी है। साथ ही कामकाजी मुनाफे में भी 40% तक की गिरावट है। मार्जिन से इस बार आप देखिए नेगेटिव होते हुए दिखे हैं, क्योंकि एबिटा लॉस है इस बार 48 करोड़ का, और इस बार कंपनी ने घाटा पोस्ट किया है करीब 139 करोड़ का। इंडिगो इस बार भी घाटे में आती हुई दिखी है कंपनी। आप देखिए जो बिक्री है वो करीब 92% घटी है, और साथ ही कंपनी ने 2,844 करोड़ का घाटा पोस्ट किया है। BPCL पर नजर कीजिए। अब देखिए BPCL की जो EOI है, इसकी सीमा, जो समय सीमा है वो बढ़ा दी है, 60 दिन तक बढ़ा दी है, और साथ ही जो आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख है वो 30 सितंबर तक कर दी है। तो इसी के चलते आज BPCL पर आप नजर रखिए, क्योंकि 31 जुलाई तक बोलियां जमा करने का आखिरी तारीख थी, लेकिन अब वो एक्सटेंड हो चुकी है। PVR, आइनॉक्स एविएशन स्टॉक्स पर आप नजर रखें। गृह मंत्रालय ने अनलॉकिंग 3 की गाइडलाइंस जारी कर दी है, लेकिन इन दोनों कंपनीज के लिए नेगेटिव खबर है, PVR और आइनॉक्स के लिए, क्योंकि जो सिनेमा घर हैं वो खुलते हुए नहीं दिख
दिखेंगे और इसी के चलते ये दोनों पर नेगेटिव इम्पैक्ट आता हुआ दिखेगा। लेकिन फीनिक्स मिल्स के लिए पॉजिटिव है। 5 अगस्त से पाबंदियों के साथ महाराष्ट्र सरकार ने जो मॉल्स हैं वो खोलने की अनुमति दे दी है और इसी के चलते फीनिक्स मिल्स पर आप नजर रखें। रिलायंस इंडस्ट्रीज जहां पे पीएमएस प्रसाद ने 6 लाख शेयर्स अपने करीब 90% जो होल्डिंग है ये गिरवी रखी है। इनके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं रिलायंस के, तो इस पर नजर रखनी होगी। और यस बैंक, इस पर भी नजर रखें। डिफॉल्ट के चलते केडीएजी के मुंबई हेडक्वार्टर्स को बैंक ने कब्जे में ले लिया है और इसी के चलते आज यस बैंक पर भी फोकस रखिए। इनको जो रिकवरी करनी थी इसी के चलते ये कदम उन्होंने उठाया है। ओके, तो ढेर सारी खबरें हैं और नतीजे हैं जहां पर कि आपको नजर रखनी है। बहुत बहुत शुक्रिया देवांशी ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम आपको कुछ रणनीति भी यहाँ पर बताते हैं। हम हर रोज की तरह जी बिजनेस के खास शो बाजार आज और कल में एचडीएफसी सिक्योरिटीज के वीके शर्मा ने ऑप्शन की एक दमदार रणनीति सुझाई थी। आइए पहले वो सुन लेते हैं। मैं समझता हूँ कि सिप्ला 700 की कॉल, अगस्त की कॉल ली जाए। 26 रुपए 80 पैसे का इसका क्लोजिंग था लास्ट। 22 रुपए का स्टॉप लॉस रखें और टारगेट रखें 35 रुपए का। ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी सीरीज में 752 के ऊपर जब ये स्टॉक जाए तो वो नया हाई होगा और उस सीरीज तब ये इसको दोबारा रिविजिट किया जा सकता है। फिलहाल ये कॉल आप महज 4-5 दिन से ज्यादा न रखें। तो सिप्ला पर नजर रख सकते हैं। 700 के कॉल यहाँ पर 26 रुपए 80 पैसे पे खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस 22 का और 35 के लक्ष्य के लिए आप सिप्ला के कॉल में खरीदारी कर सकते हैं। और रोज की तरह हम शाम 7:30 बजे हर रोज बाजार आज और कल में कमाई की एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी लेकर आते हैं जैसे सिक्योरिटीज के वीके शर्मा, जिसमें बताते हैं कमाई का ऑप्शन ट्रेड। तो अगर शेयर बाजार में ट्रेड करके पैसे आप कमाना चाहते हैं तो जरूर देखें बाजार आज और कल में शर्मा जी का ऑप्शन। अब बात कर लेते हैं कि ट्रेडिंग के लिहाज से आज कहां पर आपको नजर रखनी है। इसमें जो कॉल्स हमें मिल रहे हैं उसमें सभी कॉल्स में आज खरीदारी करने की राय है। सबसे पहला जो कॉल आ रही है वो चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से यूपीएल के कैश लेवल में खरीदारी करने की राय दे रहे हैं। 448 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट होगा 479 का। और अगले दो कॉल है उसमें भी खरीदारी करने की राय आनंद राठी की तरफ से। यहाँ पर ये एनएमडीसी में खरीदारी की राय दे रहे हैं। कैश सेगमेंट में खरीदारी करिए, 85 का होगा स्टॉप लॉस, 90 के लक्ष्य के लिए आप खरीदारी करिए। और बीईएमएल यहाँ पर भी बाय कॉल आ रही है आनंद राठी की तरफ से। स्टॉप लॉस होगा 652 का और 680 के लक्ष्य के लिए आप कर सकते हैं बीईएमएल में खरीदारी। तो बीईएमएल, एनएमडीसी और यूपीएल यहाँ पर आप नजर रखिए। लेकिन चलिए अब मार्केट पर एक और रणनीति समझ लेते हैं और हमारे साथ kiranjadhav.com के सीईओ आशीष कीलकर इस वक्त फोन लाइन के जरिए मौजूद हैं। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे आज एक्सपायरी का दिन भी है, एक्सपायरी कहाँ देख रहे हैं और मार्केट में आज किस तरह की मूवमेंट देखने को मिल सकता है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए आज एक्सपायरी के चलते मैं मानता हूँ थोड़ा सा वॉलेटिलिटी बरकरार रहने की संभावना है जैसे कल हमने देखी थी। लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड रहेगा वो बुलिश रहने की संभावना बहुत ही ज्यादा दिखाई दे रही है चार्ट के ऊपर। तो मैं मानता हूं कि आज अगर मौका मिलता है, अगर फ्लैट ओपनिंग होती है तो खरीदारी करने की सलाह होगी मेरी निफ्टी में। अगर हम खरीदारी करते हैं 11,200 के आसपास तो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 11,140 का और मेरा निफ्टी का लक्ष्य रहेगा 11,330 का। और मैं मानता हूं आज निफ्टी में एक्सपायरी जो है वो करीबन 11,250 से लेके 11,350 के बीच में होने की संभावना मुझे दिखाई दे रही है। ओके, और इसके अलावा आशीष कोई स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति आज के लिए? हाँ पूजा, मेरे रडार पर 2 स्टॉक्स है जिसमें मैं खरीदारी करने की सलाह दूंगा। उसमें से जो पहला स्टॉक रहेगा वो रहेगा डॉक्टर रेड्डी। हमने कल डॉक्टर रेड्डी में एक बहुत ही बढ़िया उछाल देखा है, तो ऐसे बड़े उछाल के बाद हो सकता है थोड़ा आज इंट्राडे में करेक्शन आज आने की संभावना होती है। तो अगर हमें डॉक्टर रेड्डी 4,200 के नजदीक खरीदारी करने को मिलता है तो बहुत ही बेहतरीन मौका मिलेगा आज में ट्रेड करने के लिए। अगर हम 4,200 4,220 के करीब अगर हमें ये स्टॉक मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। उस केस में मेरा स्टॉप लॉस रहेगा 4,160 का और मेरा जो लक्ष्य रहेगा वो रहेगा 4,520 का। और अगर मैं थोड़ा सा 3-4 दिनों का या 1 हफ्ते का व्यू लेता हूं तो डेफिनेटली मैं मानता हूं 4,800 तक भी जाने की संभावना चार्ट के ऊपर डॉक्टर रेड्डीज में दिखाई दे रही है।
बिल्कुल, तो कोलपाल और डॉक्टर रेड्डीज यहाँ पर आप नजर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष ये सारी डिटेल्स हमें देने के लिए। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन है ये भी समझ लेते हैं। एंजल कमोडिटीज से अनुज गुप्ता अब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन के जरिए। अनुज, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया सुबह सुबह समय देने के लिए। सोने में तो लगातार एक रिकॉर्ड स्तर बन रहा है, यहाँ क्या करना चाहिए और बाकी कमोडिटी स्पेस में आप ट्रेडिंग के मौके कहाँ देख रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग। बुलियंस में हमने तेजी कंटिन्यू होते हुए देखी है। हालांकि हमने फेड का डिसीजन देखा है कि इन्होंने इंटरेस्ट रेट स्टेबल रखे हैं, बट हमें लगता है कि गोल्ड सिल्वर में जो ट्रेंड बना है वो आगे भी कंटिन्यू रहेगा। तो गोल्ड के अंदर हमें लगता है कि बाय का ट्रेड ही बनाना चाहिए। करीबन 52,800 के आसपास बाय करके चलना चाहिए। स्टॉप लॉस 52,450 का रहेगा। टारगेट करीबन 53,800 तक हो सकता है। तो कहीं ना कहीं एक ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है, तो बाइंग का ट्रेड लेके ट्रेड किया जा सकता है। और साथ में अगर क्रूड की बात करें तो क्रूड के अंदर भी हमने कंटिन्यू तेजी बनते हुए देखी है। हमें लगता है कि 3040 के आसपास बाय करके चलें। स्टॉप लॉस 2970 का रहेगा। टारगेट करीबन 3150 तक देखने को मिल सकता है। और साथ में सिल्वर के अंदर भी बाय का ट्रेड बनाया जा सकता है। ओके, ठीक है, तो सिल्वर के अंदर बाय का ट्रेड बनाया जा सकता है। गोल्ड में भी खरीदारी की रहा है और कच्चे तेल में भी आज खरीदारी करने के ही मौके दिखाई दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम रणनीति सुझाने के लिए। तो फिलहाल पावर ब्रेकफास्ट में मेरे साथ इतना ही।